रिसेंट पेपर है, इसमें बता दूंगी कि जैसे क्वेश्चन हुए हैं तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ओके। तो सबसे पहले एक्सप्लेन द टर्म कॉम्प्लेक्स पावर, एपरेंट पावर, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर। राइट, तो इनकी तुम्हें क्या लिखनी है, डिफाइन लिखनी है। सबसे पहले एपरेंट पावर, रियल पावर और रिएक्टिव पावर। बताओ क्या होगी इसकी डिफाइन। इसमें देखो हमारे पास एक्टिव पावर या फिर रियल पावर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज कंज्यूम एंड यूज परफॉर्म यूजफुल वर्क। ओके, एग्जैक्टली ऐसे है जो मैंने किया है। दोबारा बोल रही हूँ, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज कंज्यूम्ड एंड यूज टू परफॉर्म यूजफुल वर्क like generating heat and electricity or converting it to the mechanical energy. Okay, and उसके बाद क्या लिखना है तुम्हें, active power is measured in watt, and उसके बाद क्या लिखना है तुम्हें, active power का formula that is equal to VI cos phi, and example that is it is consumed in resistive load। फॉर एग्जाम्पल या फिर ब्रैकेट में कर देना कौन कौन से होम अप्लायंसेस होते हैं, दैट इज बल्ब हो गया या फिर ट्यूबलाइट हो गई। तो इसमें तुम सारी चीजें लिख के आनी है। ओके, इसी तरह नेक्स्ट वन इज रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर इज द पावर दैट इज स्टोर्ड इन अ सर्किट एंड देन रिटर्न्ड टू ग्रिड। मतलब ये ऐसी पावर होती है जो हम लेते हैं और वापस करते हैं, होती है हमें गवर्नमेंट को। तो रिएक्टिव पावर इज मेजर्ड इन वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ऐसे एरो डाल के पॉइंट्स बना के लिखने हैं, उसी पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना ताकि अलग से टीचर को हाईलाइट हो। इट इज मेजर्ड इन वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, पूरी लाइन लिखनी है। एंड उसके बाद इट इज कंज्यूम्ड मेनली इन इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड। अगेन ये भी जैसे मैं एरो डाल रहा हूँ ना ऐसे लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए तुम लिख सकते हो इंडक्शन मोटर या फिर फैक्ट्रीज में यूज होने वाली मोटर्स। एंड फॉर्मूला फॉर द रिएक्टिव पावर इज वी आई साइन फाई। ओके, ऐसे 4 एरो डाल के फिर लिखना है। ये नहीं है कि डिफाइन पूछिए तो डिफाइन ही लिख के आना है। उसके बाद एपरेंट पावर इज द टोटल पावर flowing to circuit including both real power and reactive power, and it is measured in कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं इसे, वोल्ट एम्पियर, एंड दिस पावर इज कंज्यूम्ड इन द लोड ऑफ RLC, RL और RC। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे होता है रिएक्टिव एपरेंट पावर यूज ट्रांसफॉर्मर, एंड देन एपरेंट पावर का फॉर्मूला S इज इक्वल टू वी आई। ये तीनों पावर पूछी हुई है ना। अब एक चीज और बताती हूँ, इसके साथ तीनों पावर बन लिख के पावर ट्रायंगल बना के आ जाना। यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे S और फिर यहाँ पे फाई। ये चीज पूछी नहीं हुई जैसे पावर ट्रायंगल, बट हाँ जितना आता है लिख दो, टीचर को पता होना चाहिए कि तुम्हें आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर complex power is also the apparent power. Okay, and it is represented by S is equal to P plus JQ। होती वो apparent power है बट apparent power को हमने जैसे यहाँ पे S is equal to VI से रिप्रेजेंट करा है, कॉम्प्लेक्स पावर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ओके, तो उसके लिए डिफाइन क्या लिखोगे, कॉम्प्लेक्स पावर इज अ वेक्टर
sum of reactive and real power, and it is mainly important in concept of AC electrical circuit, where it is used to analyze the effect of parallel लोड्स। और इसकी यूनिट क्या होती है कॉम्प्लेक्स पावर की? सेम वही करंट पावर या फिर केवीए में कर लेते हैं। इसके मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं, और एंगल को किससे डिनोट? फाई से। तो यहाँ पे जो एपरेंट पावर थी उसको हम रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, बट कॉम्प्लेक्स पावर पूछी जाएगी तुमसे पोलर और रेक्टेंगुलर ही शो करना। ठीक है, गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that power consumed in pure capacitive circuit is zero when a sinusoidal DC voltage is applied। ये बहुत ही, अब ये लगा लो तुम फ्रीक्वेंट क्वेश्चन। इन्होंने क्या पूछा, या तो ये इंडक्टर बारे में पूछा कैपेसिटिव। तो तुम्हें अगर याद हो तो तुम बताए थे कि कैपेसिटिव लोड एक होता है लोड, और एक होता है बस कैपेसिटिव, राइट? रेजिस्टिव के केस में फेज एंगल क्या होता है? इंडक्टर, प्योर इंडक्टर बोला हुआ ना, प्योर इंडक्टिव सर्किट तो, या फिर प्योर कैपेसिटिव सर्किट बोला हुआ है ना। तो प्योर कैपेसिटर मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर। तो प्योर कैपेसिटर के केस में तो इसका मतलब सिर्फ इंडक्टर होगा, और उस केस में फेज एंगल की है डिग्री। इसी तरह हमारे पास प्योर कैपेसिटर के केस में फेज एंगल की है 90 डिग्री। गॉट इट? अब मुझे ये बताओ कि इसमें एक्टिव पावर क्या आएगी जब तुम्हारे पास फेज एंगल है, जब फेज एंगल 90 डिग्री। बताओ मुझे इस केस में P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई कॉस जीरो, पावर की जीरो। यहाँ पे P इज इक्वल टू वी कॉस 90, सॉरी कॉस जीरो इज 1, तो P इक्वल टू वी कॉस 90, पावर कितना हो गया 0, और यहाँ पे पावर कितना हो गया। अब निकालते देखते हैं रिएक्टिव पावर। पावर इस केस में हो जाएगा 0, राइट? बिकॉज रिएक्टिव पावर साइन फाई होता है, साइन 0 0, और इस केस में रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा? यही, और एपरेंट पावर क्या हो जाएगा? तो इससे हमें क्या पता लगता है? रेजिस्टिव लोड सिर्फ एक्टिव पावर कंज्यूम करता है, और इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड रिएक्टिव पावर कंज्यूम। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? जी इन्होंने सिर्फ पावर बोला हुआ है, बट ये इसका पावर का मतलब है एक्टिव पावर ही। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखना और पूरा शो कर देना कि इंडक्टर में या कैपेसिटर के होता है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos 90 पावर भी तो ही होगी। ठीक है, दैट्स व्हाई एवरेज पावर अक्रॉस L और C इज ऑलवेज 0। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला खुद करना। A coil has a resistance of 25 ohm at 15 degrees Celsius. If temperature coefficient of resistance 15 Celsius is 0.04 Kelvin per Kelvin, determine the resistance of the coil at 8 Celsius. Coil has R2 is R1 और alpha पर determine the resistance का difference convert। अब इस बाद है लास्ट मॉडल AC
पार्ट डी पार्ट एक्सप्लेन यूज डैम्पिंग और मेथड एयर डैम्पिंग होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में हम डैम्पिंग का होगा, पता है डैम्पिंग मतलब क्या होता है? डैम्पिंग मतलब देखो तुम इसे समझ लो कि तुम्हारे पास पेंडुलम। ठीक है, अब हमें डैम्पिंग टॉर्क समझ। डैम्पिंग टॉर्क बेसिकली फिजिकल प्रोसेस है ऑफ कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ अ सिस्टम by producing the motion so that it opposes the natural oscillation। मतलब कि अगर तुम्हारे पास पेंडुलम है तो वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। ठीक है, वो उसकी क्या हो गई? नेचुरल ऑसिलेशन। करेक्ट। अब ऐसा तो नहीं है ना पेंडुलम मूव करता रहता है, रुकता है ना। और कोई चीज कब रुकती है? जब उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्टिव होती है। तुम चल रहे हो अगर तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा भी हुआ है कि अगर इस दुनिया में फ्रिक्शन नहीं होती तो हम रुकते नहीं कभी, हम हमेशा चलते रहते। सुना था ना, पढ़ा था स्कूल लेवल पे। तो इसी तरह पेंडुलम भी क्या होता है? पेंडुलम भी चलता रहता है ना, इस वजह से कोई ना कोई फोर्स एक्ट करता है। तो अब जैसे यहाँ पे अब नॉर्मल केस में हमारा पेंडुलम कैसे रुकता है? एयर के प्रेशर की वजह से वो रुक जाता है। तो उस चीज को ये क्या कहते हैं? डैम्पिंग। कोई भी एक सिस्टम जो नेचुरल ऑसिलेशन क्या करे? अपोज करे। तो कोई भी फोर्स, यहाँ टॉर्क पूछा हुआ है, तो कोई भी फोर्स जो नेचुरली जो ऑसिलेट हो रही है वो रोके। ठीक है, तो उसके हमारे पास चार मेथड है। अब वोल्टमीटर एमीटर की टर्म समझ लो कि ये है पॉइंटर है। तुमने कभी भी वोल्टमीटर में रीडिंग ली होगी तो लैब में तुमने देखा होगा कि यहाँ पे अगर पॉइंटर है तो वो एकदम से आके नहीं रुकता, वो पहले ऑसिलेट करता है और फिर उस पे जाके रुकता। नोटिस करे कभी? जैसे तुम्हारा 0 है और 0 से 10 एम्पियर आ गया तो ये नहीं है कि 0 से 10 एम्पियर पर आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो 10 एम्पियर के पास ऑसिलेट करता है और फिर वो रुकता है। तुम बताओ ये रोकना जरूरी है? अगर रुकेगा नहीं तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग कैसे पता लगेगी? तो वो किस वजह से रुकता है? टॉर्क की वजह से रुकता है। तो उसके हमारे पास चार मेथड है। एक एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डेवलप करते से ये पॉइंटर थोड़ा सा ऑसिलेट करके रुक जाता है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, हम कोई भी फ्लूइड मतलब लगाते हैं जिसकी वजह से वो रुक जाता है। एडी करंट डैम्पिंग, कोई भी हम एडी करंट में क्या होता है? कुछ भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम क्रिएट करते हैं जो अपोज करते हैं मोशन को। एडी करंट में यही आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू अपोज द मोशन। ठीक है, और इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो हम इलेक्ट्रिक सिस्टम करते हैं इसकी वजह से वो कॉयल, बेसिकली हम अंदर मैग्नेटिक कॉयल वगैरह का सिस्टम लगाते हैं, इसकी वजह से ये ठीक है। ये सारी चीज पढ़नी है थोड़ा थोड़ा दो दो तीन तीन लाइनें सबके बारे में लिख। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर सेलिएंट लार्ज ऑल्टरनेट। आधे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कहाँ से पूछूंगा। जब भी ये ऑल्टरनेट, इसका मतलब सिंक्रोनस है। ये इन्होंने सिंक्रो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिलेंड्रिकल salient pole rotor, difference between cylindrical pole rotor and salient pole। अब तुम देख सकते हो कि इसमें क्या डिफरेंस है। इसके जो पोल्स हैं वो ऐसे बाहर की तरफ निकल, राइट। और इसमें जो ये पोल्स बने
इसमें जो ये पोल्स, ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली है, और इसमें जो पोल्स बनाए साउथ पोल वो रोटर के अंदर है ना। तब डिफरेंस आ रहा है ना कि इसके पोल्स बाहर की तरफ और इसके पोल अंदर की तरफ। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज, दैट सेलिएंट पोल रोटर पोल्स आउटसाइड। और बाकी इन दोनों की स्पीड डिफरेंस। जो सिलेंड्रिकल पोल होता है वो मेन हाई स्पीड करते हैं, और इसकी स्पीड सोचो कि कोई अगर एक मिनट 4 बार घूम 1 मिनट 4 ज्यादा स्पीड हो, राइट। और जो सेलिएंट पोल रोटर है वो लो स्पीड करते हैं, और इसकी 125 टू आरपीएम। गॉट इट। अब सेलिएंट पोल रोटर में इसमें डैम्पर वाइंडिंग्स चाहिए होती है। इसमें हम वाइंडिंग रोकने के लिए इसमें हमें सिलेंड्रिकल रोटर में हमें लेस वाइंडिंग्स यूज करते हैं। जो सेलिएंट पोल वाला मशीन होती है ये ज़्यादा स्टेबल होती है, स्मूथ। और सेलिएंट पोल रोटर में पावर फैक्टर कैपेबिलिटी ज़्यादा बेटर होती है। टॉपिक पढ़ा था ना पावर फैक्टर इम्प्रूव, क्या बताया था कि कैपेसिटर ऐड कर दे या फिर सिंक्रोनस ऐड कर दे। तो अगर हम सिंक्रोनस के पावर फैक्टर पर्पज से चाहिए तो हम कौन सी मोटर करेंगे, सेलिएंट पोल। 4-5 डिफरेंस होते हैं, इसके हिसाब से 2 नंबर होता है, बट डायग्राम जरूर प्रॉपर डिफरेंस में। जो सेलिएंट पोल है इसमें जो इसके कैपिस और इसमें क्या है, सेलिएंट पोल वाला वो स्पीड पोल वाला ये वाला हाई स्पीड, राइट। अब इसमें हमारा सिंगल पोल, जो हमारे पास सेलिएंट पोल है ये मेनली इसलिए यूज करते हैं पावर करेक्शन करते हैं। सेलिएंट पोल होता है और ये रोबस्ट। इसमें क्या होता है, पोल्स आर, अगर डिफरेंस पूछ डिफरेंस की ही है, मैंने बोला था ना इसमें पोल्स बाहर निकल सरफेस से और इसमें पोल्स बाहर नहीं निकल। अब डैम्पर वाइंडिंग हैं, डैम्पर वाइंडिंग ये मेनली कहाँ पे यूज होते हैं वाटर टर्बाइंस, पावर प्लांट, या फिर आईसी। और ये वाला स्टीम टर्बाइन। टर्बाइन बताओ कहाँ होते हैं, कौन से पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट। तो इस तरह से प्रॉपर तुम्हें डिफरेंस लिख के आ। नेक्स्ट थेवेनिन का क्वेश्चन, फाइंड द थेवेनिन सर्किट। थेवेनिन सर्किट निकालना है, एच निकालना है और आरटी, और इस तरह का मैं जब पेपर चेक कर, बहुत सारे बच्चे वीटीएच आरटीएच निकाल देते हैं, सर्किट नहीं बनाते। आके आनी सर्किट बोले या सर्किट बोले, ठीक है। लास्ट में सर्किट होगा तो पूरे मार्क्स मिलते हैं।
काट सकते हैं। पूरा करके आए हो, सिर्फ सर्किट नहीं बनाया तो मार्क्स कट सकते। अब तुम वीटीएच निकालना है। वीटीएच के लिए वीएबी, कहाँ पे खड़े हो तुम? ए पे। जाना कहाँ पे है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, लगाना चाहो लगा लो और नहीं लगाना चाहो तो नहीं लगाओ, कंपल्शन नहीं है। ठीक है। वैसे जब भी करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है उसको लगा ही लो। बता देती हूँ। दोनों मेथड कर सकते हो, लगा भी सकते हो। ये ध्यान रखना करंट ऐसे जा रही है तो बैटरी का करंट वैसे 12 ए पे खड़े हो, कहाँ जाना है? बी। ए से कहाँ जाओगे? सी से कहाँ जाओगे? डी। जब भी रेजिस्टेंस और बैटरी आएगी पॉइंट मार्क करना। ओके। तो ई ये भी कितना हो गया? वी वी सी वी वी। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा ही छोड़ देते हैं। 12 वोल्ट 12 वोल्टेज वोल्टेज सोर्स को कभी नहीं कंसिडर करना है। 3 ओम में करंट फ्लो नहीं होगा तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि ओपन। बट 12 वोल्ट को कंसिडर करना है। यहाँ से चल सेकंड साइन लेते चलो। तुम सी से जा रहे हो तो करंट भी सी जाएगा। हो गया -12 -5 I1, राइट, इज इक्वल टू। अब उसके बाद मैश एनालिसिस से I1 की पड़ेगी तो क्या आएगी? -20 I1 5 I1 इक्वल टू। तो बताओ कितनी आई I1 की वैल्यू? जो भी I1 की वैल्यू आएगी सब्स्टिट्यूट कर दो। अब इसमें 1 आ रही है वी। अब कुछ आ रहा तो क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज को -18 +18 वोल्टेज कभी भी नहीं होती। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? आरटीएच निकालना है। आरटीएच नोट कर दे। सबसे क्वेश्चन था, हम 5 मिनट इस क्वेश्चन, और मैंने तुम्हें बताया था ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें 10 मिनट मिलेंगे। 25 20 और 5 पैरेलल में, और उसके साथ 3 आ गया आरटीएच, राइट। नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन। क्वेश्चन में सॉल्व होगा, स्टेप्स में सॉल्व होगा। सुपरपोजिशन फर्स्ट स्टेप सोर्स लेते, बाकी को करंट सोर्स है तो क्या हो जाएगा? ओपन। और अगर वोल्टेज हो जाएगा शॉर्ट। बाकी दोनों को, और इसी तरह थर्ड स्टेप में थर्ड सोर्स और बाकी दोनों को सुपर। इसका कोई, अब इसमें कोई, अब इसमें देखो कितना निकालना है? I2। इन्होंने I1 लिया हुआ है तो तुम I1 लेना है, लाइक I1 डैश, I1 डबल डैश और I1 ट्रिपल डैश। अपनी मर्जी से कभी भी उसी के अकॉर्डिंग। तो फाइनली I1 की वैल्यू I1 डैश प्लस I1 डैश 1 ट्रिपल डैश। इसमें तो सिंगल, क्या इसमें भी इसमें आएंगे दो मैश है तो I1 डबल डैश की नोट IX और एक लेना IY। ठीक है, बस इसमें दो इक्वेशन बने और लास्ट में जो IX होगा I1 क्या होगी?
तो इसकी आदि -2x और ix माइनस सॉल्व कर ले। ये वाले क्वेश्चन होमवर्क में इस क्वेश्चन क्या बोला हुआ है अगेन तो एच निकालना है तो ए जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव या 3 माइनस अब I1 की वैल्यू निकाल दोनों की डायरेक्शन I1 1 मिनट RTH के लिए अब नेक्स्ट कॉइल है कॉइल मतलब कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या इंडक्टेंस दी हुई 500 यहाँ पे इन्होंने है ना साथ इन्होंने वोल्ट और कैलकुलेट अब Z का क्या फॉर्मूला होता है तो आर स्क्वायर आर पता है y इसके बाद करंट निकालना है बाय 100 नेक्स्ट इज पावर का होता है आर आई पता है आर आ जाएगा। नेक्स्ट इज पावर फैक्टर कॉस फाइव है और ठीक है बाद नेक्स्ट कैलकुलेट द आरएमएस साइन तो पूछिए या तो ये वेव या फुल वेव अगर इन्होंने है और अगर इन्होंने हाफ वेव फुल वेव और ये क्या है ठीक है? अब मैंने तुम्हें बताया था ना वाली वेव फॉर्म सिर्फ यहाँ और अगर एसिमेट्रिक का आउट अब देखो यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज नहीं दी तो हमें खुद ये दो है पाई है पाई है पाई है तरह ये पाई है और 2 पाई है मैक्सिमम वैल्यू गई हुई है मैक्स गई हुई है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ इन्होंने आरएमएस वैल्यू अब आरएमएस वैल्यू का भी मैंने लिखवाया था बताऊं और एवरेज वैल्यू का भी फॉर्मूला लिखवाया था तो डेरिवेशन जाएगी आरएमएस वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव की देखो अगर फुल वेव करोगे पूरा डिराइव करोगे तो तुम्हारे पास आना चाहिए वी आर एम एस इज इक्वल टू मैक्स बाय √2 और वी एवरेज निकालोगे पूरा डिराइव करोगे तो आना चाहिए 2 मैक्स बाय पाई तो तुम्हें आंसर पता होने चाहिए अगर तुमसे बीच में कोई गड़बड़ हो जाए तो एटलीस्ट फाइनल बाद में आंसर तो लिख के आ सकोगे। इसी तरह हाफ वेव का होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू मैक्स बाय 2 और वी एवरेज के केस में होता है वी बाय पाई ठीक है इसकी पूरी पूरी डेरिवेशन होमवर्क में चाहिए होमवर्क में करना है पूरी डेरिवेशन कहीं से भी देखोगे मिल जाएगी
Next question. So that the resonant frequency of a RLC circuit of frequency. अब देखो ये सी इक्वल टू 1 ऑफ राइट, मैक्सिमम आ रहा है और पर्टिकुलर ओमेगा 1 हाफ लोअर कट ऑफ अपर कट, और ओमेगा 1 और ओमेगा को हम क्या, दैट इज पावर पावर पॉइंट बाय। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, करना रेजोनेट लोअर एंड अपर, ये वाली क्या हो गई हमारे पास कट ऑफ, और ये हो गई हमारे पास अपर कट ऑफ, राइट। ठीक है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है बस। तो पर्टिकुलर जैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अक्कर करती है, तो मैंने बताया था जब z इज इक्वल टू क्या होगा, r होगा, राइट, ये क्वेश्चन थी। तो इस केस में इम्पीडेंस क्या होता है हमारे पास, मिनिमम, और करंट क्या होता है, मैक्सिमम। पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है तो यहाँ पे कौन सी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं, और यहाँ पे तो एफ आर इज ऑफ वन, बोला हुआ ना ज्योमेट्रिक ऑफ, ये एफ आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ टू। अब देखो ये तुम्हें पता है रेजोनेंस क्या है, और रेजोनेंस इम्पीड एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन, पहले कब आईपी के क्वेश्चन सामने आई थिंक नहीं, तो एक आधा क्वेश्चन तुम्हें जरूर ऐसा टक तो इम्पीडेंस एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की इक्वल टू एक्सएल माइनस ऐसे इक्वल टू आर है, राइट। तो अब इस केस में या तो क्या होगा, सी बड़ा होगा एक्सेल से, राइट, और एक्सी का क्या फॉर्मूला होता है, सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, राइट। एल होगा ज्यादा होगा तो अब इस, अब मैं कट का ग्रेट 1 सी, दोनों को सॉल्व करो, एल सी का तुम्हें इस तो इन दो को लिंक अप करो, मेगा नॉट और एफ नॉट फालतू सॉल्व भेज दूंगा।
ठीक है, जनरली ये पूछते नहीं है बट इन्होंने पूछा है तो मैंने तुम्हें बता दी। गॉट इट? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफेस 30 पावर इज पावर फैक्टर है cos फाइव इज इक्वल 0.6, वोल्टेज गिवन है वोल्ट के, करंट पावर पूछा हुआ है वाई, केवीएआर मतलब पावर पूछा हुआ है, यही साइन। तो तुम्हें सिर्फ क्या निकालना है और पावर दे, cos फाइव पावर पता है तो वोल्टेज पता, करंट नहीं, cos फाइव है 0.6, करंट आ जाएगा, करंट की कर देना। और ये करंट की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, cos फाइव ऑलरेडी गिवन है, डन। रेस्ट बाकी की 2 यूनिट नेक्स्ट वीडियो में। इसमें डाउट है तो क्या नोट्स चाहिए तुम्हें, इस नंबर कॉन्टैक्ट